हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो ऑन यूट्यूब, वेरी 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 फर्स्ट वीडियो। प्लीज़ पार्डन मी अगर मुझसे कुछ गलती हो जाए तो। मैं स्टार्ट करने वाली हूँ 9th क्लास एनसीईआरटी हिस्ट्री। आई होप आप लोगों को समझ आए। प्लीज़ कमेंट करके बताना कि आप लोगों को समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर 1 9th क्लास हिस्ट्री का, विच इज़ फ्रेंच रेवोल्यूशन। ठीक है, हम इस हिस्ट्री को बिल्कुल भी बोरिंग तरीके से नहीं पढ़ेंगे जैसे कि हम हमेशा से पढ़ते आए। हम इसको एक स्टोरी बना के पढ़ेंगे ताकि आप लोगों को याद हो जाए कि स्टोरी किस तरह से चल रही है। वन बाय वन चलेंगे इसको। ठीक है, नंबर 1 स्टार्ट करते हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन से। कहानी स्टार्ट होती है 1774 से, जब प्रिंस लुइस द 16 जो कि बर्बन फैमिली से बिलोंग करते हैं, इन्हें राजा बना दिया जाता है और 20 साल की उम्र में ही इनकी शादी करा दी जाती है मैरी एंटोनी के साथ, जो कि ऑस्ट्रेलिया की प्रिंसेस थी। ठीक है, तो हमारा हीरो हो गया है लुइस 16, हीरोइन हो गई है मैरी एंटोनी, जो कि आपकी कहाँ से थी, अभी मैंने बताया ऑस्ट्रेलिया से थी। ठीक है, ये कहाँ का राजा है, ये है फ्रांस का राजा। अब हम पढ़ लेते हैं फ्रांस क्या है, कैसी जगह थी उस टाइम पे, फ्रांस की कंडीशंस क्या थी। तो उस टाइम पे बच्चा फ्रांस की जो कंडीशन थी वो बहुत बुरी थी, इकोनॉमिकली बैंड बजी पड़ी थी उसकी। क्यों था ऐसा, क्या रीज़न था? रीज़न ये था, फ्रांस ने जो है अमेरिका की हेल्प करी थी ब्रिटेन से इंडिपेंडेंस लेने में। दोस्ती यारी निभा दी उसने उसने अमेरिका की बहुत सारी हेल्प करी और अमेरिका को हेल्प किया कि वो क्या करे, वो ब्रिटेन से इंडिपेंडेंट हो जाए। इस दोस्ती को निभाने के चक्कर में उसके ऊपर बहुत सारा कर्जा चढ़ गया, बहुत सारा डेप्ट आ गया। अभी डेप्ट कितना था, ये डेप्ट था 2 बिलियन लीवर्स का। 2 बिलियन लीवर्स, यस। अब आप कहोगे लीवर्स क्या है? जैसे हमारी इंडियन करेंसी है रुपी, वैसे ही आपकी फ्रांस की करेंसी है लीवरेज। 2 बिलियन लीवरेज का वहां पर उसके ऊपर क्या हो गया, कर्जा चढ़ गया। उस कर्जे के ऊपर हाई इंटरेस्ट रेट भी पे करना पड़ रहा था फ्रांस को। एक तो पहले ही डेप्थ था, ऊपर से और इंटरेस्ट रेट ने उसका मलाई लगा दी, काम कर दिया, चेरी ऑन द टॉप कर दिया। इसके अलावा अब जो द लुइस था, लुइस द 16 था, उसको अब मिलिट्री को मेंटेन करना है, उसको गवर्नमेंट ऑफिसेस को मेंटेन करना है, उसे आर्मी को मेंटेन करना है, उसे कोर्ट को मेंटेन करना है। उसे इस सब को मेंटेन करने के लिए उसे क्या चाहिए था? उसे चाहिए था पैसा। पैसा तो था ही नहीं, कहाँ से आएगा पैसा? पहले से ही डेब्ट चल रहा है फ्रांस के ऊपर, तो ये पैसा कहाँ से लाया जाएगा? तो उसने क्या किया, उसने फ्रांस के लोगों पे टैक्स इंक्रीज कर दिया, टैक्स बढ़ा दिया। अब चलो फ्रांस की सोसाइटी के बारे में जान लेते हैं। फ्रांस की सोसाइटी मेनली 3 स्टेट्स में डिवाइड थी, फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट। व्हाट इज फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट? फर्स्ट स्टेट में आपके आते थे क्लर्जी, यानी कि प्रीस्ट, यानी कि रिलीजियस पर्सन। नंबर 2 में आते थे नॉबिलिटी, किंग्स हो गए, उनके रिलेटिव्स हो गए, अमीर अमीर घराने के जो लोग हो गए। और बाकी जो भी लोग बचे हैं, पीजेंट बचे हैं, जो भी वुमेन्स बची हैं, जो भी बचे हैं, वो आ गए आपके थर्ड स्टेट के अंदर। अब जो ये टैक्स बढ़ाया था लुइस ने, ये सिर्फ और सिर्फ थर्ड स्टेट को पे करना पड़ता था। फर्स्ट और सेकंड स्टेट को प्रिविलेज थी, उन्हें बाय बर्थ ये प्रिविलेज मिली हुई थी कि उन्हें सिर्फ लैविश लाइफ एंजॉय करनी है भाई, वो कोई टैक्स पे नहीं करेंगे। टैक्स सिर्फ और सिर्फ थर्ड स्टेट को पे करना पड़ता था। इस थर्ड स्टेट में मेनली पीजेंट स्टेट, 90% इस थर्ड स्टेट की जो पॉपुलेशन थी वो कौन थी, वो पीजेंट थी। उस टाइम पे जो फ्रेंच सोसाइटी थी वहां पर फ्यूडरल सिस्टम था। व्हाट इज फ्यूडरल सिस्टम, अभी बोलेंगे व्हाट इज फ्यूडरल सिस्टम, वो क्या होता है। तो फ्यूडल सिस्टम बच्चा, फ्यूडल सिस्टम इज कि लोगों के पास अपनी खुद की लैंड नहीं होती थी, वो दूसरों की लैंड में काम करके पैसा कमाते थे। और इस पर भी, ये काम करने पर भी उन्हें टैक्स पे करना पड़ता था। दिस इज कॉल्ड फ्यूडल सिस्टम। देख रहे हो कितना बुरा हो रहा है बेचारों के साथ। एक तो खुद की लैंड नहीं है, किसी और की लैंड में काम कर रहे हैं और उस पर भी इनको टैक्स पे करना पड़ता है। मैंने आपको भी बताया जो थर्ड स्टेट की मोस्टली पॉपुलेशन थी, 90% उसमें से पीजेंट्स थे। ठीक है, इसके अलावा इनको जो प्रिंस, जो किंग लुइस ने आपका टैक्स लगाया वो पे करना पड़ता था। इसके अलावा इन्हें और भी टैक्सेस पे करने पड़ते थे। देख रहे हो बुरी हालत बेचारे। इन्हें तिथिस पे करना पड़ता था। व्हाट इज तिथिस? तिथिस आर द टैक्स इम्पोज्ड बाय चर्च ऑन थर्ड स्टेट। क्या होता था ये टैक्स? कि जितना भी प्रोडक्शन हुआ है पीजेंट्स का, उसका 1/10 उन्हें चर्च को देना पड़ेगा। जी हाँ,
एंड इसके अलावा उन्हें टैलिस पे करना पड़ता था। टैलिस इज द टैक्स इम्पोज बाय नोबिलिटी ऑन थर्ड स्टेट। बेचारों की बहुत बुरी हालत थी, बैंड बजी पड़ी थी बेचारों की। इस दौरान पर यूरोप की जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज कर रही थी, रैपिडली इंक्रीज हो रही थी। यूरोप की अगर पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है तो फ्रांस ने कहाँ पीछे रहना है। फ्रांस की भी पॉपुलेशन क्या हुई, रैपिडली इंक्रीज हो गई। अब पॉपुलेशन इंक्रीज होगी तो ऑब्वियसली फूड डिमांड का क्या होगा, फूड डिमांड भी बढ़ने लग गई। पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, फूड डिमांड बढ़ने लगी है, बट सैलरीज इंक्रीज नहीं हो रही हैं। अब क्या होगा, फूड डिमांड बढ़ रहा है तो ऑब्वियसली प्राइस बढ़ जाएगा चीज़ों का। खाने वाले 10 हैं, चीज़ें उनको चाहिए 10, आप क्या करोगे, अब खाने वाले 20 हो गए, चीज़ें अभी भी 10 है, तो अब क्या करोगे, अब प्राइस बढ़ा दोगे। ये तो नॉर्मल सी बात है। तो यही हुआ, पॉपुलेशन बढ़ गई, डिमांड बढ़ गई फूड ग्रेन्स की, तो प्राइस भी इंक्रीज हो गए, बट द सैलरी वॉज फिक्स्ड। इसकी वजह से क्या हुआ कि लोग अपनी नेसेसिटीज़ को पूरा नहीं कर पा रहे थे, मैच नहीं कर पा रहे थे एक्सपेंसेस के साथ अपनी इनकम को। क्या हुआ, रिच और पुअर का जो गैप है वो बढ़ता ही चला गया, वाइड 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 होता चला गया। और इस दाल में तड़का लगाता है एक और चीज। अब वो क्या है, वो है ड्रॉट या फिर हेल। मतलब कि क्या होता था, डिमांड बढ़ गई है, फूड पॉपुलेशन बढ़ गई है, डिमांड बढ़ गई है, जो आपका हार्वेस्ट था वो क्या होता था, खराब हो जाता था। हर सेकेंड ईयर ये हो रहा था। कैसे हो रहा था, कभी ड्रॉट हो गया, सूखा पड़ गया, कभी हेल हो गया, किसी ना किसी रीजन की वजह से क्या हो रहा था, हार्वेस्ट खराब हो जा रहा था। तो क्या हो गया था, सब्सटेंस क्राइसिस आ गए थे। व्हाट इज सब्सटेंस क्राइसिस, सब्सटेंस क्राइसिस इज जब लाइवलीहुड को चलाना इन डेंजर में पड़ जाए, खतरा हो जाए, जिंदगी को जीना भी, मतलब कि लाइवलीहुड को कमाना भी आपका बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा था। अब इस बीच में क्या हुआ, इस बीच में हुआ कि मिडिल एज जो है, जो आपकी मिडिल क्लास है, वो ग्रो करने लगी। अब व्हाट इज मिडिल क्लास, अब तक कोई मिडिल क्लास नहीं था। अब तक 3 स्टेट थे, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट। इस थर्ड स्टेट में कुछ लोग वेल्दियर होने लगे थ्रू मैन्युफैक्चरिंग और थ्रू ट्रेडिंग। ठीक है, अब ऑब्वियसली पैसा आने लगा तो क्या होगा, पैसा आएगा तो एजुकेशन भी आएगी, एजुकेशन होने लगी, पैसा आने लगा, एजुकेशन होने लगी। जैसे जैसे इनको समझ आने लगी, अक्ल आने लगी, एजुकेशन इनके पास आने लगी। ये 18th सेंचुरी की बात है। तो ये लोग अगेंस्ट होते चले गए प्रिविलेज पर्सन्स के। इन्होंने बोला भाई उनको क्यों प्रिविलेज मिलेगी, वो पैदा हुए हैं, इस बात का प्रिविलेज खा रहे हैं वो, तो कि फर्स्ट स्टेट सेकंड स्टेट में वो पैदा हो रहे हैं, फर्स्ट स्टेट के अंडर पैदा हो रहे हैं, सेकंड स्टेट के, तो उन्हें टैक्स नहीं पे करना पड़ रहा। हमारी क्या गलती है भाई, हमारी सिर्फ गलती इतनी है कि हम थर्ड स्टेट के अंदर पैदा हुए हैं, बिल्कुल नहीं, हम नहीं करेंगे। आइडियाज ऑफ फ्रीडम, इक्वल लॉ, अपॉर्चुनिटीज, सोशलिज्म, ये सब क्या हुआ, बहुत पॉपुलर होने लगा लोगों के बीच में। एजुकेशन आ गई थी भाई, अब तो पॉपुलर होना ही था। बहुत सारे फिलोसफर्स इन दिनों में पॉपुलर होने लगे। सॉरी फॉर दिस। बहुत सारे फिलोसफर्स इन दोनों में क्या होने लगे, पॉपुलर होने लगे। ये फिलोसफर क्या होते हैं, फिलोसफर होते हैं जो अपने आइडियाज स्प्रेड करते हैं अमंग द पीपल, जिनके जो लोगों को पसंद आने लगते हैं आइडियाज। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल हमारे इंडिया में देख लीजिए, स्वामी विवेकानंद फिलोसफर थे। राजा राम मोहन रॉय इज अ फिलोसफर, जिनकी बातें लोगों को अच्छी लगे, लोगों को मोटिवेट करे कि हाँ भाई सही बोल रहा है, बंदे में दम है। अब इस टाइम पर वहां पर 3 फिलोसफर्स जो थे वो बहुत रैपिडली फेमस हो रहे थे। एक थे हमारे जॉन लॉक, रोशिक्यू, मॉन्टेस्क्यू। अब क्या किसने कहा था वो आपको बता देते हैं। सबसे पहले जॉन लॉक आए। जॉन लॉक ने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट। टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, याद रख लेना, इंपॉर्टेंट नेम है। इस बुक में जॉन लॉक ने डिनाई कर दिया था डॉक्ट्राइन ऑफ डिनाइड द डॉक्ट्राइन ऑफ डिवाइन एंड एब्सोल्यूट लाइट ऑफ मोनार्की। व्हाट इज डिनाइड डॉक्ट्राइन, मतलब ये ऐसा माना जाता था कि जो राजा है वही गॉड है, सब कुछ है, वो जो कर रहा है बिल्कुल ठीक कर रहा है। तो उसने इस चीज को मना कर दिया था, ऐसा बिल्कुल मत करो, ऐसा कुछ नहीं है। डॉक्ट्राइन ऑफ डिवाइन को उसने बिल्कुल मना कर दिया था कि राजा को कोई भगवान मानने की जरूरत नहीं है, वो भी हम जैसा इंसान है। दूसरा उसने एब्सोल्यूट लाइट ऑफ मोनार्की, कि जो मोनार्की है, जो राजा है, उसको सारी पावर मत दो, एब्सोल्युटली राइट मत दो उसको, उसकी पावर को लिमिट करो। दूसरे थे हमारे रोशु ने क्या कहा था, उन्होंने प्रपोज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बेस्ड ऑन सोशल कॉन्ट्रैक्ट। उन्होंने एक बुक लिखी थी सोशल कॉन्ट्रैक्ट करके। उन्होंने कहा था प्रपोज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इस तरह की गवर्नमेंट बनाई जाए जो कि एक तरह का सोशल कॉन्ट्रैक्ट किया जाए। किस किस के बीच में, पीपल के बीच में और उसके बीच में जो उस पीपल को रिप्रेजेंट कर रहा है, उन दोनों के बीच में एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाए। भाई वो उनके आइडियाज को ही रिप्रेजेंट, जो रिप्रेजेंटेटिव है पीपल का, वो उनके आइडियाज को ही रिप्रेजेंट करे। इसके बाद मॉन्टेस्क्यू जो हमारे थर्ड फिलोसफर है, इन्होंने क्या किया था, स्पिरिट ऑफ लॉस करके एक बुक लिखी थी। इन्होंने कहा था प्रपोज, अब आप ये सुनोगे तो आप कहोगे हाँ ये सुना सुना है, पहले सुन लेते हैं क्या है, फिर आप बोलोगे हाँ ये तो बिल्कुल सुना सुना है। मॉन्टेस्क्यू ने एक बुक लिखी
थे द स्पिरिट ऑफ लॉज, इन्होंने कहा था प्रपोज्ड डिवीजन ऑफ पावर विद इन द गवर्नमेंट बिटवीन द लेजिस्लेटिव, द एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। इसने कहा था हम पावर को क्यों ना 3 हिस्सों में डिवाइड कर दें। कौन कौन से वो 3 हिस्से होंगे? लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। बिल्कुल जी हाँ, जो हमारे इंडिया में भी है। लेजिस्लेटिव जो कानून बनाएंगे, एग्जीक्यूटिव जो उन्हें एग्जीक्यूट करवाएंगे, मनवाएंगे, एंड द जुडिशरी न्याय करने वाले। इन्होंने कहा था कि 3 हिस्सों में हम पावर को डिवाइड कर देते हैं, पावर को हम एक ही हाथ में, मोनार्की के हाथ में नहीं रखते हैं। ये आइडिया जो है धीरे धीरे क्या हुआ, स्प्रेड होने लगा पीपल के अंदर। कैसे होने लगा? अब लोग बातें करने लगे इस बारे में कि हाँ फिलोसफर्स ने ये कहा, बिल्कुल सही कहा, आपको क्या लगता है? बार्बर शॉप में, इधर उधर गली नुक्कड़ों में बातें होने लगी। ठीक है, अब जो इसी बीच में जो हमारा हीरो था द किंग लुइस द 16th, उसने एक गड़बड़ कर दी, एक गलती कर बैठा गधा। क्या करा उसने? उसने इसी बीच में टैक्स बढ़ा दिया लोगों पे। पहले ही लोग क्या कर रहे हैं, लोग फिलोसफर्स की बातों में आ रहे हैं कि हाँ हाँ भाई बिल्कुल ठीक है, राजा को पावर मत दो, ठीक है, पावर को 3 हिस्सों में डिवाइड कर दो, राजा जो है भगवान नहीं है। इतने में ही राजा ने एक गलती कर दी कि टैक्स बढ़ा दिया लोगों पे। इससे लोग क्या हो गए, लोग गुस्से में आ गए, बहुत ज्यादा गुस्से में आ गए। लोगों ने क्या किया, प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया अगेंस्ट द प्रिविलेजेस। उन्होंने कहा ये प्रिविलेजेस को क्यों नहीं टैक्स पे करना पड़ता, हमारी क्या गलती है भाई, हमसे हमेशा टैक्स लिया जाता है। और क्या हो गया, एक रिवोल्यूशन आउटब्रेक हो गया, रिवोल्यूशन स्टार्ट कर दिया लोगों ने, गुस्से में आके लोगों ने। ठीक है, उसके उस टाइम पे क्या होता था, राजा जो है वो अपने आप टैक्स नहीं बढ़ा सकता था कि हाँ भाई मेरा मन किया बढ़ा दो टैक्स, ऐसा नहीं होता था। राजा को जो है एक स्टेट जनरल की मीटिंग बुलानी पड़ती थी। स्टेट जनरल की मीटिंग, अब ये स्टेट जनरल क्या वाला है? स्टेट जनरल एक तरह की एक फॉर्मेशन है जिसमें आपके तीनों स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव आते हैं। अभी हमने पढ़ा था फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट। तीनों स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव मिलकर एक 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 ग्रुप बनाते हैं, दैट इज स्टेट जनरल। ठीक है, तो स्टेट जनरल की मीटिंग उसने बुलाई। ये मीटिंग बहुत 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 साल पहले बुलाई गई थी, अब वापस बुलाई जा रही थी। जो राजा है, जो मोनार्क है, वो एक प्रपोजल दे देता है स्टेट जनरल को कि भाई मैं जो है टैक्स ऐसे बढ़ाना चाह रहा हूँ, और उसको परमिशन लेनी पड़ती है। अगर स्टेट जनरल का वोट राजा को मिलता है तो ही जाकर टैक्स को बढ़ाया जा सकता है। जी हाँ, इसके बाद स्टेट जनरल की एक मीटिंग को बुलाया गया। मीटिंग कब बुलाई गई? 5 मई 1789। याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। स्टेट जनरल की मीटिंग को बुलाया गया, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट, तीनों के रिप्रेजेंटेटिव को बुलाया गया। अब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर हुआ ये, फर्स्ट स्टेट ने अपने 300 रिप्रेजेंटेटिव भेज दिए, बिल्कुल सही है। सेकंड स्टेट ने भी अपने 300 रिप्रेजेंटेटिव भेज दिया, बिल्कुल सही है। थर्ड स्टेट ने 600 रिप्रेजेंटेटिव भेज दिए अपने। अब आप कहोगे कि ये क्या गलत बात है भाई, फर्स्ट स्टेट ने 300 भेजे, सेकंड ने 300 भेजे, ये थर्ड स्टेट ने ऐसा क्यों किया, उन्होंने 600 क्यों भेजे? बट यू रिमेंबर व्हाट आई सेड कि 90% ऑफ पॉपुलेशन वॉज थर्ड स्टेट। जो फर्स्ट स्टेट या सेकंड स्टेट में थे उसमें सिर्फ 10% पॉपुलेशन थी, 90% पॉपुलेशन बिलोंग टू थर्ड स्टेट। अब आप सोचो 10% पॉपुलेशन में से 600 लोग आ रहे हैं, तो बाकी के 90% में से 600 आ रहे हैं। अब इनजस्टिस किसके साथ हो रहा है? सोचो सोचो, समझे क्या हुआ? अब ये आ गए सब लोग, 300 फर्स्ट स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव, 300 सेकंड के और 600 थर्ड के। उस टाइम पे ये होता था, जो रिप्रेजेंटेटिव आ रहे हैं, एक स्टेट से सिर्फ एक वोट आता था। फर्स्ट स्टेट से एक वोट, सेकंड स्टेट से एक वोट और थर्ड स्टेट से एक वोट, और जो मेजॉरिटी होती थी वो जीत जाती थी। ठीक है, अब फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट तो आपस में दोस्त थे, दोनों को टैक्स भी नहीं पे करना पड़ता था, प्रिविलेज थे भाई। तो हमेशा क्या होना था, ऑब्वियसली वही होना था जो मोनार्क चाहता है, जो राजा चाहता है, ये फर्स्ट और सेकंड स्टेट चाहता है टैक्स बढ़ाना, बढ़ा दो भाई, हमें क्या दिक्कत है, हमें कोई दिक्कत नहीं, बढ़ा दो। इसमें थर्ड स्टेट क्या हो जाता है, पिस जाता है। तो थर्ड स्टेट ने एक प्रपोजल रखा, एक डिमांड रखी कि ऐसा नहीं होगा भाई कि 1 स्टेट 1 वोट, नो, 1 मेंबर 1 वोट, ईच मेंबर के लिए एक वोट दो भाई। हम ऐसे नहीं मानेंगे कि आप हमें दे रहे हो, ऐसे नहीं, ईच मेंबर ईच वोट दो। किंग ने इसको रिजेक्ट कर दिया। क्यों मानता भाई, जानता था क्या होगा, 90% पॉपुलेशन बिलोंग टू थर्ड स्टेट, बिल्कुल नहीं बढ़ने देगी टैक्स को। किंग ने रिजेक्ट कर दिया इस प्रपोजल को, और जो आपका थर्ड स्टेट था इसने वॉकआउट कर दिया असेंबली से। जो असेंबली हुई थी, इकट्ठी हुई थी, इसने वहां से क्या कर दिया, वॉकआउट कर दिया। बोले या तो हमें 1% 1 वोट दो, अदरवाइज वी वॉकड आउट। 20 जून 1789, 20 जून 1789 डेट याद रखिएगा। क्या हुआ, ये थर्ड स्टेट एक जगह पर मिले, इस जगह का नाम था इंडोर टेनिस कोर्ट इन ग्राउंड ऑफ वर्सेलिस।
यहाँ पे ये लोग मिले, उन्होंने अपने आप को डिक्लेयर कर दिया, भाई हम क्या है, हम नेशनल असेंबली हैं, ठीक है। और इन्होंने कसम खाई, स्वॉरली टू ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन, कि हम क्या करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, हम राजा की पावर को लिमिट करके रहेंगे। राजा जो है वो बहुत गलत कर रहा है, फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट भी उसके साथ मिले हुए हैं, और राजा की पावर को लिमिट करना यहाँ पर बहुत जरूरी है। अदरवाइज वो क्या करेगा, टैक्स बढ़ाता जाएगा, और बाकी तो फर्स्ट स्टेट सेकंड स्टेट तो बड़े मजे से लैविशली जी रहे हैं, मरेगा कौन, थर्ड स्टेट, ठीक है। ये किया उन्होंने। उन्होंने अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया, इसको लीडर की जरूरत थी। अब इसको लीड किया मीराबियो और एबिसिलिस ने। अब मीराबियो जो था वो आपका वेल्दियर फैमिली से आता था, बट वो पेन समझता था कि थर्ड स्टेट वालों को किस पेन से गुजरना पड़ता है, तो वो एक अच्छा इंसान था। उसने पावरफुल स्पीचेस दी, उसके स्पीचेस पे, उसके बोलने पे कमांड बहुत अच्छी थी। उसने पावरफुल स्पीचेस दी वर्सैलिस में लोगों को। एबिसियस की राइटिंग बहुत स्ट्रांग थी, उसने पैम्पलेट्स बनाने शुरू किए, न्यूज़पेपर में लिखना शुरू किया, उसने पैम्पलेट्स बनाकर लिखना शुरू किया, व्हाट इज द थर्ड स्टेट, थर्ड स्टेट है क्या, लोगों को मोटिवेट करना शुरू करा। इसके बाद ये तो बात थी आपकी सिटी साइड की। बाकी फ्रांस में क्या हो रहा था, मतलब कि गांव खेड़ों के इलाकों में क्या हो रहा था, ये तो सिटी में हो रहा था। विद्रोह उठ गया था, राजा जो है टैक्स बढ़ा रहा है, तो थर्ड स्टेट ने अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित कर लिया, विद्रोह उठा लिया। अब रेस्ट ऑफ द फ्रांस में यानी कि गांव में क्या हो रहा था, बहुत ठंड पड़ रही थी, मौसम जो था बहुत खराब था, ठीक है। ठंड बहुत ज्यादा पड़ रही थी, इसकी वजह से क्या हुआ, आपका जो हार्वेस्ट था, जो फसल थी, वो खराब हो गई, ठीक है, ज्यादा फसल हो नहीं पाई। अब फसल नहीं हो पाई तो ऑब्वियसली आप समझ गए क्या हुआ होगा, क्या हुआ होगा, प्राइस ऑफ ब्रेड बढ़ गया। अब आप कहोगे प्राइस ऑफ ब्रेड बढ़ गया, ब्रेड भाई वहाँ का लोकल फूड है, जैसे हमारे यहाँ की रोटी वैसे वहाँ के लिए ब्रेड, तो ब्रेड का प्राइस क्या हो गया, बढ़ गया। बेकर्स ने एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दिया लोगों को, शोषण करना शुरू कर दिया लोगों का। अब लोगों को लंबी लाइनों में घंटों खड़े रहना पड़ता था, जिसकी वजह से क्या हो गया, एक तो लंबी लाइनों में खड़े हैं घंटों ब्रेड के इंतजार में, ऊपर से उनका रेट भी क्या कर दिया, बढ़ा दिया है। तो ये जो क्राउड था ये एंग्री हो गया, और इन्होंने क्या कर दिया, ये स्टॉर्म, एक तरह का मतलब कि झगड़ा विद्रोह ओपन कर दिया, ठीक है। और इस ब्रेड शॉप के वहां पर लड़ाई झगड़े होने लगे। अब क्या हुआ, इसी टाइम पे एक रूमर फैला, रूमर ये फैला कि किंग ने जो है ट्रूप्स भेज दिए हैं भाई पेरिस के अंदर। अब लोगों को गुस्सा आ गया, कह रहे हैं फसल हमारी हो नहीं रही है, क्या कहते हैं, खाने को हमें मिल नहीं रहा, प्राइस बढ़ गए हैं, बेकर्स हमारा शोषण कर रहा है, राजा जो बैठा है अपने महल में बजाय कि हमारे प्रॉब्लम्स को का सॉल्यूशन करे, ये तो ट्रूप्स भेज रहा है पेरिस में। अब लोग गुस्से हो गए, लोगों ने क्या किया, 14 जुलाई के दिन एक गुस्से वाली भीड़ इकट्ठी हुई और उन्होंने बेस्टाइल को तबाह कर दिया। बेस्टाइल को तबाह कर दिया, बेस्टाइल क्या है, बेस्टाइल एक सिंबल है किंग के पावर का, कि किंग के पावर का एक सिंबल क्या होता है, बेस्टाइल होता है, एक तरह की जेल भी होती है बेस्टाइल। लोगों ने क्या किया, इसको तहस नहस कर दिया, तोड़ दिया। अब एक और रूमर फैलने लगा, क्या रूमर फैलने लगा कि बैंड्स ऑफ ब्रिगेड्स वर वे टू डिस्ट्रॉय द क्रॉप, की भाई जो जमींदार हैं, जो लैंडलॉर्ड्स हैं, वो बेचारे गरीब किसानों की फसलें खराब करने आ रहे हैं। किसान डर गए, अब वो गुस्सा भी हो गए, डर भी गए। उन्होंने कहा भाई हमारी पहले ही बैड वेदर की वजह से किसान फसलें खराब हो रही है, अब जो फसल हो रही है उसको भी बर्बाद करने ये लोग आ गए। तो पीजेंट्स ने क्या कर दिया, कैसल पे और स्टेट की बिल्डिंग पे क्या कर दिया, अटैक करना शुरू कर दिया, अटैक कर दिया उन्होंने, अनाज लूटना शुरू कर दिया उन्होंने, रिकॉर्ड्स को, डॉक्यूमेंट्स को, सब चीज़ों को डिस्ट्रॉय कर दिया। किंग लुइस डर गया, बोला ये क्या हो गया भाई, मतलब कि थर्ड स्टेट तो जो है पीजेंट जो है वो गुस्से में आ गए, अब तो ये तो मुझे भी मार डालेंगे, तो क्या करें। तो किंग लुई द 16 ने नेशनल असेंबली को रिकॉग्नाइजेशन दे दी, ठीक है। और अगस्त डिग्री पास कर दी 1789 के अंदर। अगस्त डिग्री के अंदर क्या था, अगस्त डिग्री के अकॉर्डिंग फ्यूडल सिस्टम और टैक्स को अबॉलिश कर दिया, खत्म कर दिया गया। जी हाँ, एक बहुत बड़ी जीत हुई। क्या हुआ, फ्यूडल सिस्टम हटा दिया गया, टैक्स को अबॉलिश कर दिया गया। मेंबर्स जो थे क्लर्जी के हैड टू गिव द प्रिविलेज, जो क्लर्जी के थे, जो फर्स्ट स्टेट के मेंबर थे, उनको अपने जो उनको बाय बर्थ जो उनको प्रिविलेजेस मिलते थे उन्हें वो छोड़ना पड़ा। तिथीज याद है, टैक्सेस बाय चर्च अबॉलिश कर दिया गया, चर्च को कॉन्फिस्केटेड कर दिया गया, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, फ्रांस जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनली मोनार्क बन गया। व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशनली मोनार्क, मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन आ गया वहां पर अभी भी मोनार्क था, मतलब कि राजा अधिकार अभी भी था, फुल्ली कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं आया, कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्क बन गया। एने जो थी नेशनल असेंबली जो थी वो कम्प्लीटली उसने अपना ड्राफ्ट बनाया, फर्स्ट ड्राफ्ट बनाया कॉन्स्टिट्यूशन का इन 1791।
इस ड्राफ्ट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? इस ड्राफ्ट का मेन ऑब्जेक्टिव था कि राजा की पावर को लिमिट में लाना। जो राजा अंधाधुंध टैक्स बढ़ा रहा है, अंधाधुंध अपनी मर्जी से काम कर रहा है, उसकी पावर अब क्या हो गई है, यहाँ पर लिमिट हो गई है। पावर्स को सेपरेट कर दिया गया, जैसा कि पहले बोला था आपका मोंटेस्क्यू ने कि 3 हिस्सों में डिवाइड कर देना चाहिए पावर को। किस किस में याद है? लेजिस्लेटिव में, एग्जीक्यूटिव में और जुडिशरी में। बिल्कुल 1791 में वही किया गया, पावर को 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया। नेशनल असेंबली में पावर मिल गई, नेशनल असेंबली को पावर मिल गई लॉ बनाने की। इलेक्शन कर, अब इलेक्शन होने लगे। इलेक्शन में क्या होता था? इनडायरेक्टली इलेक्ट किया जाता था एक्टिव सिटीजन्स के द्वारा अपने मिनिस्टर्स को। एलिजिबिलिटी क्या थी? एलिजिबिलिटी ये थी कि अ पर्सन हैड टू बिलोंग टू द हाईएस्ट ब्रैकेट ऑफ टैक्स पेयर। वही पर्सन एलिजिबल था इलेक्ट करने के लिए जो हाईएस्ट टैक्स पे कर रहा है। मतलब कि इलेक्शन में सिर्फ वो खड़ा हो सकता है जो बहुत ज्यादा टैक्स पे कर रहा है। अब इलेक्शन में यहाँ पर भी राइट टू वोट नहीं था। राइट टू वोट के लिए 2 अलग अलग कैटेगरी बना दी गई, एक्टिव सिटीजन, पैसिव सिटीजन। एक्टिव सिटीजन के अंदर वो मैन आते थे जो अबाउट 25 ईयर ओल्ड थे। साथ साथ में 25 ईयर ओल्ड तो आप हो ही, साथ साथ में आप इतना टैक्स पे करते हो कि 3 दिन की लेबर दी जा सके किसी को। जो इस क्राइटेरिया को फुल करते थे वो लोग एक्टिव सिटीजन के अंदर आए। एक्टिव सिटीजन को राइट मिला कि वो क्या करे, कि वो वोट दे सके और वोट देकर वो अपने मेंबर्स को चूज कर सके। और मेंबर्स सिर्फ वही खड़े हो सकते हैं जो कि हाईएस्ट टैक्स पेयर्स है। इसके अलावा मैंने बोला 2 तरह के सिटीजन थे, एक्टिव एंड पैसिव। एक्टिव बता दिया। पैसिव सिटीजन के अंदर अदर मेंस आ गए जो टैक्स नहीं पे कर सकते, अनएजुकेटेड हैं। आप यहाँ पर एक चीज देखिए, विमेंस का नाम अभी तक नहीं आया। विमेंस को राइट टू वोट अभी तक नहीं दिया गया है। फर्स्ट पेज जो बनाया गया कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें फंडामेंटल राइट्स दिए गए जो आप यहाँ भी देख सकते हैं। फंडामेंटल राइट लाइक राइट टू लाइफ, फ्रीडम टू स्पीच, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, इक्वालिटी बिफोर लॉ। ये सारे के सारे जो लॉ थे ये इनएलिएनेबल थे। इनएलिएनेबल का मतलब ये आपको बाय बर्थ मिल रहे हैं, कोई भी आपको इनसे छीन नहीं सकता, नो मैटर यू आर फ्रॉम फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड स्टेट। अब तो वैसे भी फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट, थर्ड स्टेट रह ही नहीं गया था। बाय बर्थ आपको ये सब राइट्स मिल रहे थे। ठीक है। फ्रेंच अबॉलिश मोनार्की एंड बिकम फुल्ली रिपब्लिक। अब टाइम आ गया था कि फ्रेंच को मोनार्की बिल्कुल ही खत्म करनी थी और फुल्ली ही रिपब्लिक बनना था। अब जब किंग लुइस जो था, जिसकी पावर को लिमिट कर दिया गया था, तो इसने मान लिया सबके सामने, ठीक है भाई, मैंने तुम्हें रिकॉग्नाइजेशन दे दिया नेशनल असेंबली को। बट ये एक सीक्रेट नेगोशिएशन में चला गया किंग ऑफ पर्शिया के साथ। अब आप बोलेंगे किंग ऑफ पर्शिया के साथ ही क्यों, और किसी के साथ क्यों नहीं? उस टाइम पे हम बात कर रहे हैं लॉन्ग 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 एगो की, 1791 की। उस टाइम पे जो किंग ऑफ पर्शिया था वो बहुत ज़्यादा पावरफुल था। जो किंग ऑफ, जो लुइस किंग है, जो हीरो है स्टोरी का, वो पर्शिया के किंग के साथ चला गया सीक्रेट नेगोशिएशन करने के लिए, इससे पहले कि वो दोनों मिलकर और अदर राजा मिलकर कुछ कर पाते। 1792 में नेशनल असेंबली को ये सब कुछ पता चल गया और उन्होंने वॉर डिक्लेयर कर दी। किसके अगेंस्ट? अगेंस्ट द प्रशिया एंड ऑस्ट्रिया। पर्शिया के आगे कहीं समझ में आया बिकॉज द किंग लुइस 16 पर्शिया के साथ गया था मिलने। ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट क्यों गई? रिमेंबर प्रिंस लुइस की बीवी क्या नाम था? मैरी एंटोनी। कहाँ की प्रिंसेस थी? प्रिंसेस थी ऑस्ट्रेलिया की। तो मैरी एंटोनी जो थी वो बहुत लेविश लाइफ जीती थी, बहुत पैसे वाली लाइफ। एक तरफ तो पीजेंट्स के ऊपर, थर्ड स्टेट के ऊपर टैक्स बढ़ाए जा रहे हो, बढ़ाए जा रहे हो, बढ़ाए जा रहे हो। ऊपर से जो रानी है वो पार्टियां कर रही है, वाइन पी रही है, इधर उधर घूम रही है। तो लोग जो थे वो रानी से बहुत ज्यादा चिढ़ते थे, नफरत करते थे। ये भी एक रीजन बना पर्शिया एंड ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट वॉर डिक्लाइन करने का। एक वॉर लड़ी गई किंग के और एरिस्टोक्रेट्स के बीच में, मतलब कि राजा के और अमीर लोगों के बीच में। राजा और अमीर लोगों से एक वॉर लड़ी गई। ठीक है। बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ वॉलंटियर्स ने आकर इस वॉर के लिए आर्मी को ज्वाइन किया, इस वॉर के अगेंस्ट। ठीक है। पेट्रियोटिक सॉन्ग गाए गए, पेट्रियोटिक सॉन्ग सच एज मैरिसेलिस। मैरिसेलिस एक जगह का नाम है जिसके नाम के ऊपर ये सॉन्ग मैरिसेलिस रखा गया। इसको कंपोज किया गया था रॉगेट डी लिजल ने, जो आगे चल के आपके फ्रांस का नेशनल एंथम भी बना। ठीक है। इसके बाद पॉलिटिकल क्लब्स का क्या रोल था? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 पॉलिटिकल राइट दे दिया गया रिचर सेक्शंस को। मैंने भी बताया ना क्या किया गया था, 25 ईयर ओल्ड और जो लोग
3 दिन का लेबर पे कर सकते हैं किसी का, उनको राइट दे दिया गया था वोट का। ठीक है, फ्यू पीपल अभी भी बिलीव करते थे कि जो ये रिवोल्यूशन है ये चलता रहना चाहिए, खत्म नहीं होना चाहिए। बहुत सारे क्लब्स बनने शुरू हो गए, इसीलिए ये जो पीपल सोचते थे ना अभी भी रिवोल्यूशन चलना चाहिए, अभी भी मतलब हमें कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की नहीं चाहिए, हमें फुल्ली कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए। तो ये लोग क्लब्स बनाने लगे। इनमें से जो मोस्ट सक्सेसफुल क्लब था ये था जैकोबिन क्लब। याद रखना, जेकोबिन क्लब आगे नाम आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा वुमेन्स के भी अपने अपने क्लब्स होते थे। जो जैकोबिन क्लब के जो मेंबर्स थे ये मोस्टली थर्ड स्टेट से बिलोंग करते थे, जैसे कि शॉपकीपर हो गए, फ्लारिस्ट हो गए, आर्टिशियंस हो गए, डेली वेजर्स हो गए। ये जो जैकोबिन क्लब था इसका जो लीडर था, इसके लीडर का नाम था मैक्समिलियन रोबेस्पियर। इंपॉर्टेंट नेम है। हु इज द लीडर ऑफ जैकोबिन क्लब, आगे पता चलेगा जैकोबिन क्लब का नाम भी क्यों इंपॉर्टेंट है और इसके लीडर का भी नाम इंपॉर्टेंट क्यों है। नाम याद ना भी रहे, मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर, तो सिर्फ इतना याद कर लीजिएगा, रोबेस्पियर। 1792 में इन्होंने प्लान किया अपराइज करेंगे विद लार्ज नंबर ऑफ पर्शियंस, कि हम अब अपराइज करेंगे, बहुत हो गया अब ये, अब हमें फुल्ली कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए। ठीक है, एक स्टॉर्म इन्होंने क्या किया, ये टुलेरिस के पैलेस में चले गए। और टुलेरिस के पैलेस में क्यों गए, क्या रीजन था, किंग लुइस वहां पर रहता था। इन्होंने किंग के गार्ड वार्ड को सब मार दिया और किंग लुइस को हॉस्टेज बना लिया, बंदी बना लिया। और इसको बंदी बनाने के बाद क्या किया, इलेक्शंस कर दिए, इसको बंदी बनाए रखा और इलेक्शंस छेड़ दिए। अब इन इलेक्शंस में इन्होंने क्या किया, जो भी आदमी 21 साल से ऊपर है, नो मैटर वो टैक्स पे करा नहीं करा, 21 साल से ऊपर है जो भी आदमी, उसे राइट टू वोट दे दिया। एक चीज समझ में आ रही है, 21 साल से ऊपर आदमी, विमेंस अभी भी नहीं आई है। न्यू इलेक्टेड असेंबली कन्वेंशन, अब इन्होंने क्या करा, इलेक्शन बना, एक नई असेंबली बना ली जिसका नाम क्या रखा, कन्वेंशन। और 1792 में मोनार्की को अबॉलिश कर दिया और फुल्ली कॉन्स्टिट्यूशन बन गया, रिपब्लिक घोषित कर दिया गया। फ्रेम को अपलॉड हुए, तालियां बजाई गई। अब अगर मोनार्की खत्म कर दी है, राजा का अधिकार खत्म किया है, तो राजा को भी क्या होना पड़ेगा, राजा को भी खत्म होना पड़ेगा। 21 जनवरी 1793 को किंग लुइस को ट्रीजन का आरोप लगा के, व्हाट इज ट्रीजन, कि अपने ही लोगों के साथ इसने धोखाधड़ी करी, जाकर दूसरे राजा के साथ, पर्शिया के राजा के साथ सीक्रेट नेगोशिएशन में चला गया। इस इल्जाम के साथ उसे क्या कर दिया गया, मार दिया गया। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद जब राजा मर गया इन 1793 और फुल्ली रिपब्लिक आ गया, तो रीजन ऑफ टेरर स्टार्ट हुआ। व्हाट इज रीजन ऑफ टेरर, आपको याद है, जैकोबिन क्लब, एंड उसका लीडर का नाम था मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर। उसका उसका रूल स्टार्ट हुआ और उसके रूल को हम बोलते हैं रीजन ऑफ टेरर, जो कि 1793 से 94 तक था। क्या था रीजन, मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर जो था, इसकी 3 पॉलिसी थी। ये कंट्रोल एंड पनिशमेंट की पॉलिसी में बहुत ज़्यादा बिलीव रखता था। ये अपने एनिमीज़ को, जो भी रिपब्लिक के अगेंस्ट जाता था, इसकी पार्टी के अगेंस्ट जाता था, ये उनको क्या करता था, पकड़ता था, कोर्ट के पास भेजता था, और अगर ये गिल्टी पाए जाते थे तो इन्हें ग्लूटिनेट कर देता था। व्हाट इज अब ना गुलिटाइन, व्हाट इज गुलिटाइन, गुलिटाइन एक मशीन होती है, लकड़ी के 2 फट्टे लगाते हैं, बीच में सर डालते हैं, ऊपर से एक ब्लेड जैसा आता है और गर्दन ऐसा ही करता था। जो गुलिटेंट है वो डॉक्टर गुलिटेंट, जो इसके इन्वेंटर थे, उसके नाम पर ये नाम रखा गया। तो मैक्सिमिलियन क्या करता था, मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर की 3 पॉलिसी थी। वो पनिशमेंट एंड कंट्रोल में बिलीव करता था। जो भी उसकी पार्टी के अगेंस्ट जाता था वो क्या करता था, उसे कोर्ट के सामने पेश करता था और गिल्टी मिलते ही उसे क्या करता था, मार देता था। जब वो खुद ऐसा काम करता था तो लोग भी क्या होंगे, लोग भी उसको पसंद नहीं करते थे। रोबेस के ऐसा नहीं है रोबेस्पियर की गवर्नमेंट ने अच्छे काम नहीं किए, उसने बहुत सारे अच्छे काम किए। उसने वेजेस को और प्राइस को फिक्स कर दिया। उसने कहा वेजेस भी इतने ही मिलेंगे, प्राइस भी इतना ही रहेगा, दोनों चीज़ को उसने क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। उसने मीट और ब्रेड को रेशन कर दिया। व्हाट इज मीट और ब्रेड को रेशन कर दिया, मतलब कि भाई इतना ही मिलेगा, चाहे अमीर हो गरीब हो कुछ भी हो, इतना ही मिलेगा। उसने इक्वालिटी कर दी ब्रेड की। इक्वालिटी मतलब कि आपको इसी तरह की होल व्हीट की ब्रेड सबको खानी पड़ेगी, नो मैटर यू आर रिच, यू आर पुअर, यू आर पीजेंट, यू आर नोबिलिटी, यू आर क्लच, अब जो भी हो आपको सेम इक्वल ब्रेड खानी पड़ेगी। उसने एक काम बुरा किया, उसने लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाया। कैसे पहुंचाया, उसने चर्च को कन्वर्ट कर दिया बैरिक या ऑफिसेस में। यहाँ पर वो गलती कर गया। उसने एक गलती और करी, उसने क्या किया, उससे पहले फ्रांस में पीपल्स को सर या मैडम मैडम
ऐसा कर कर टाइटल देकर बुलाया जाता था। उसने कहा अब कोई सर या कोई मैडम नहीं रहेगा, सिटीयन या सिटोयन यानी कि सिटीजन्स कहकर, मेल को सिटीयन और फीमेल को सिटोयन यानी कि सिटीजन्स कहकर पुकारा जाएगा। नो सर एंड नो मैडम फॉरवर्ड। तो उसने उसने दो काम गलत किया। उसने क्या किया, उसने चर्च को बैरक में या ऑफिस में कन्वर्ट कर दिया, लोगों की रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट किया और लोगों के टाइटल्स छीन लिए। 1794 में, अब ऐसे काम करेगा तो ऑब्वियसली लोग उसके खिलाफ हो जाएंगे। 1794 में कोर्ट ने उसे गिल्टी घोषित किया और क्या करा, ग्लूटेनाइज, जिस ब्लेड से वो लोगों को मरवाता था उसी ब्लेड से उसका भी काम खत्म कर दिया। अब क्या हुआ, एक डायरेक्टरी रूल ऑफ फाइनेंस शुरू हो गया। अब मर गया रोबेस्पियर तो ऑब्वियसली क्या हो गया, फॉल ऑफ जैकोबिन गवर्नमेंट हो गया। अब फॉल ऑफ जैकोबिन गवर्नमेंट हो गया तो अब पावर किसके हाथ में आएगी, अब पावर आ गई मिडिल क्लास के हाथ में। मिडिल क्लास सोसाइटी जो ग्रो हुई थी थ्रू ट्रेड एंड मैन्युफैक्चरिंग, जी हाँ, उन्हीं के हाथ में। नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, डिनाइड कर दिया वोटिंग राइट को। जो रोबेस्पियर ने वोटिंग राइट दिए थे, 21 ईयर्स के ऊपर के जो लोग हैं ना वो वोट कर सकते थे। अब वापस से मिडिल क्लास वाले कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या कर दिया, उसे अबॉलिश कर दिया कि नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होगा। 2 लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई गई बैलेंस ऑफ पावर करने के लिए। भी वापस से हाथ, जैसे अभी रोबेस्पियर के हाथ में पावर आ गई थी तो उसका दिमाग हिल गया था, उसने उल्टे सीधे काम किए थे। तो अब क्या करा, बैलेंस ऑफ पावर करने के लिए 2 लेजिस्लेटिव काउंसिल बना दी। डायरेक्टरी, जिनमें से 2 लेजिस्लेटिव में से एक क्या थी, डायरेक्टरी थी, जो 5 एग्जीक्यूटिव लीडर के साथ थी। इनमें अनबैलेंस चलता रहता था, खींचातानी झड़प चलती रहती थी। हमेशा डायरेक्टर्स और लेजिस्लेटर्स के बीच में क्या होता था, पावर को लेकर कुछ ना कुछ अनबन चलती रहती थी। इसी बीच में क्या हुआ, एक नया हीरो आया। कौन था वो था नेपोलियन बोनापार्ट। वो मिलिट्री डिक्टेटर था जो बीच में कूदा और उसने क्या किया, सारी की सारी पावर अपने हाथ में ले ली।